और चलिए बात गठबंधन में टूट के बाद से सियासी लड़ाई की। आज शिवपाल यादव ने अखिलेश को नमस्ते और स्वतंत्र का जवाब दिया, तो दूसरी तरफ राजभर और बीएसपी के बीच गठबंधन को स्वामी प्रसाद मौर्य ने हवाई बता दिया। उधर अखिलेश भी राजभर को किस टाइप के नेता बता चुके हैं, तो सबसे पहले बात शिवपाल यादव की हम करेंगे। तो विपक्ष में जो तकरार देखने को मिल रही है, जो सियासी रार है, वो सबके सामने है। जो नमस्ते का जवाब दिया कि मैं स्वतंत्र हूं, जो चिट्ठी थी उस चिट्ठी का जवाब अब इस तरह से दिया जा रहा है। और गठबंधन को लेकर पहले से ही इस तरह की खबरें आ रही थी। गठबंधन चौतरफा टूटता हुआ नजर आ रहा था। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के स्वतंत्र वाले पत्र पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि संविधान में सभी स्वतंत्र हैं, मैं पहले से स्वतंत्र हूं। अखिलेश को अगर कुछ करना है तो मुझे विधानमंडल दल से निकाल दें। ये पहले जो है शिवपाल ने बड़ी बातें कही थी और कहा कि मैं आजम खान के साथ हूं, मुस्लिमों की आवाज हम उठाएंगे। और शिवपाल यादव ने जो बड़ी बात कही है कि मुझे निकाला नहीं गया, मैं स्वतंत्र हूं। आपको समाजवादी पार्टी स्वतंत्र करती, इसके मायने कैसे निकालते हैं सर आप? देखिए, हमें तो आप लोगों के माध्यम से ही जानकारी हुई थी उस लेटर की, तो औपचारिक स्वतंत्रता दी है, तो इससे तो अच्छा होता है कि वो विधानमंडल दल से या पार्टी से मुझको निकाल देते हैं। और इससे तो अपरिपक्वता का प्रमाण दिया है उन्होंने, राजनीतिक अपरिपक्वता का प्रमाण दिया है। तो आपको लगता है कि पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष? तो उसकी वजह से तो पार्टी कहाँ थी, हम लोगों ने कहाँ छोड़ी और कहाँ पहुँची है पार्टी। और अगर यही परिपक्वता होती ना तो 2022 में फिर तो समाजवादी पार्टी की सरकार होती, अखिलेश मुख्यमंत्री होती। ओम प्रकाश राजभर के पॉलिटिकल कैरियर को कैसे देखते हैं? कई बार वो कहते हैं कि आपसे मुलाकात करेंगे और 2024 के इलेक्शन में भी एक कोलिशन बना सकते हैं। देखिए, उनसे हमारी शिष्टाचार भेंट हुई है और कोई अभी इस संबंध में बात नहीं हुई है, और जब भी कोई बात होगी तो आपको बता दिया जाएगा। आजम साहब के पॉलिटिकल कैरियर को जेल से छूटने के बाद आए हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, आजम खान साहब बड़े लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, और हमारी भेंट भी होती है, शिष्टाचार भेंट भी होती है, और जब भी कभी ज़रूरत होगी तो फिर उनके साथ खड़े होंगे। और यहाँ तक कि अगर हमने हमेशा अल्पसंख्यकों की बात उठाई है और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उठाएंगे और फिर मिलेंगे और उनके साथ फिर से बात करेंगे और फिर उनकी बात को उठाएंगे। तो क्या कहा जाए कि आजम खान के साथ अब कंधे से कंधा मिलाकर आप खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं, और जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी उनके साथ खड़े रहें। शिवपाल सर, एक सवाल और कि मुसलमान एक बड़ा मुद्दा रहा है इलेक्शन में 2022 के। 2024 में कैसे देखते हैं? क्या 2024 में वो अपना कोई दूसरा रुख या दूसरा घर देखने वाला है, या पॉलिटिकल पूरा सीनरियो किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मुसलमानों की बात को, अल्पसंख्यकों की बात को हमेशा हमने उठाया है, और उनको जब भी कोई बात होगी तो फिर उठाएंगे, उनके साथ खड़े फिर रहेंगे। आखिरी सवाल ये सर कि ये जो लेटर है, आपको क्या लगता है, करीब 4 महीने का वक्त लिया समाजवादी पार्टी ने इसको जारी करने के में, क्या इसके पीछे क्या रणनीतिक कोई उनका अपना एक वो रहेगा? क्योंकि जब आप देखेंगे तो एक सील सी मुहर नजर आती है और कार्यालय ज्ञापन उस पर लिखा हुआ है, तो आपको लगता है कि जो लेटर जारी किया गया वो सोच समझ के 4 महीनों में और एक सील के माध्यम से जारी किया गया? तो ये तो अपरिपक्वता का प्रमाण दिया है, राजनीतिक प्रमाण दिया है। अगर यही परिपक्व होते हैं ना तो सीधे हमें पार्टी से अलग करते, मुक्ति दिला देते और विधानमंडल दल से निकाल देते।
अगर मुक्ति दिलाने की बात करें तो तकलीफ नहीं कोई है सर? मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। जब इस तरीके के पत्र लिखे जाएंगे, जब मीटिंग में नहीं बुलाएंगे, विधानमंडल दल की मीटिंग में नहीं बुलाएंगे, कोई राय नहीं लेंगे, कोई सुझाव नहीं लेंगे, तो इससे तो अच्छा है कि वहाँ से हटाई दें, निकालिए दें। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ओम प्रकाश राजभर पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राजभर को गठबंधन धर्म का पाठ पढ़ाया और बीएसपी से गठबंधन पर निशाना साधा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मायावती ने राजभर को नकार दिया है, फिर भी राजभर बीएसपी से गठबंधन की बात कर रहे हैं। श्री ओम प्रकाश राजभर जी अपने बयानबाजी से खुद प्रदेश की जनता के सामने मजाक का विषय बन गए हैं। पहले तो उन्होंने गठबंधन धर्म तोड़ा, बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात किए उन्होंने गठबंधन पार्टी के निर्णय के विपरीत एनडीए राष्ट्रपति उम्मीदवार को छोड़ दिया। हवा में बयानबाजी किया कि अब हम बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करेंगे, जबकि बसपा की ओर से नो एंट्री का फरमान जारी हो गया। तो कुल मिलाकर के वो तो अपने को हंसी का विषय बना रहे हैं और साथ ही साथ नित्य नए उनके बयान इस बात को जाहिर करते हैं कि राजनीतिक अपरिपक्वता का अभाव है और उन्होंने राजनीति को मजाक बना लिया है, बच्चों के घरौंदे का खेल बना लिया है कि दिन भर खेलते हैं और रात में लात मार के उसे गिरा देते हैं। उनके आपस में कंट्राडिक्टरी बयान ही उनको बेनकाब कर रहे हैं। तो रही बात राजभर जी को शायद ये नहीं मालूम कि जब वो उनका गठबंधन भाजपा के साथ था तो उनके 4 विधायक थे। आज समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन था तो उनके 6 विधायक भी हैं, यानी उनको हिस्सेदारी पर्याप्त मिली है। रही बात वैचारिक राजनीति का, तो वैचारिक राजनीति की शून्यता है, इसीलिए रोज नया नया निर्णय, नया नया फरमान, नया नया बयान राजभर जी देते रहते हैं। ओपी राजभर पर बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने बिना नाम लिए निशाना साधा है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने ट्वीट कर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मायावती जी के शासन प्रशासन अनुशासन की पूरी दुनिया तारीफ करती है, लेकिन कुछ अवसरवादी लोग भी बहन जी के नाम के सहारे अपनी राजनीतिक दुकान चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे स्वार्थी लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ट्वीट जो आकाश आनंद ने किया है, बिना नाम लिए ओपी राजभर को निशाने पर लिया गया। वहीं केशवदेव ने स्वामी मौर्य और ओम प्रकाश राजभर पर भी निशाना साधा। केशवदेव मौर्य ने कहा कि उदयवीर अपने नाम के आगे 2-3 वीर और लगा लें, फिर ओम प्रकाश राजभर से गाड़ी लेकर दिखाएं। तो ये निशाना साधा गया। चुनाव की तैयारियों में बीजेपी की बात करें सबसे आगे है, लेकिन ये वार पलटवार एक दूसरे पर जो निशाना साधा जा रहा है वो लगातार जारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य और राजभर पर भी निशाना साधा गया। 2024 चुनाव नज़दीक है। भारतीय जनता पार्टी लगातार मीटिंगें कर रही है, बैठकें कर रही है, 2024 की रणनीति बना रही है। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। खासकर जैसे ओम प्रकाश राजभर भी अब अलग हो गए समाजवादी पार्टी से, आप तो पहले से ही गठबंधन आपका टूट गया। शिवपाल यादव को भी अखिलेश यादव ने पत्र लिख दिया। देखिए, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जितनी पक्की रणनीति की ज़रूरत है, जितनी मेहनत की ज़रूरत है, आज
विपक्ष का मतलब कुछ नहीं, विपक्ष का मतलब समाजवादी पार्टी। कांग्रेस में कोई दम नहीं है, ओम प्रकाश राजभर और केशव देव मौर्य एक विधानसभा नहीं जीत सकते अकेले, तो हम क्या विपक्ष हैं? विपक्ष का मतलब अखिलेश यादव जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जितना कैलिबर होना चाहिए और जितनी मेहनत होनी चाहिए, जितनी तैयारी होनी चाहिए और जितनी रणनीति होनी चाहिए, उसकी 1/3 का 1/100वां हिस्सा भी अखिलेश यादव जी नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी सूरत में जिस तरह की उनकी तैयारी, उस तैयारी से रोकना तो दूर की बात है, वो उत्तर प्रदेश में 2-4 सीट जीत ले, यही बहुत बड़ी बात है। आजम खान से आप मिल के आए, क्या कुछ बातचीत हुई आपकी, क्या भविष्य को लेकर बातचीत हुई है? आजम साहब ने मुझे समय दिया था। फ़हीम इरफान जी विधायक हैं समाजवादी पार्टी बिलारी के, उन्होंने मेरी बात कराई और उन्होंने समय दिया था। मैं गया मिलने, उन्होंने मुझे बड़ा सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, प्यार दिया और उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी कि किस तरह गठबंधन हुआ, किस तरह टूटा। उन्हें मैंने सारी बात बता दी, तो उन्होंने कहा कि कुछ गलतियां हुई समाजवादी पार्टी से, मैं उसे दुरुस्त करूँगा। इससे ज़्यादा मेरी कोई बात नहीं। बाकी उन्होंने मुझे प्यार से लंच कराया, मिठाई खिलाई। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया था, जौहर विश्वविद्यालय के पक्ष में, तो वो बड़ा खुश थे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिजनौर में सड़क पर नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। लोगों की शिकायत पर यहां पर जांच शुरू कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, किरतपुर थाना इलाके का ये मामला है। इससे पहले हमने देखा कि लुलु मॉल में किस तरह से नमाज पढ़ी गई, उसका वीडियो वायरल होने के बाद मामले को लेकर संज्ञान भी लिया गया। लेकिन अभी ये तस्वीर जो सामने आई है, मॉल, स्टेशन और अब सड़क पर भी नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया है। शकील अहमद ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। शकील, बताइए क्या ये पूरा मामला है? पहले हमने देखा स्टेशन पर नमाज पढ़ने का वीडियो, मॉल में नमाज पढ़ने का, और अब सड़क पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। शकील, आप तक आवाज मिल रही है? जी, आवाज मिल रही। देखिए, किरतपुर थाना क्षेत्र के मोतीचूर का ये मामला है, जहाँ पर नगर पालिका का स्वागत द्वार है। स्वागत द्वार के जो सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पर एक जहीर अहमद है जो रेहड़ा पट्टी लगाते हैं। उन्होंने कल वहाँ जोहर की नमाज अदा की। इसको लेकर के जो हिंदू संगठन के लोग हैं, उन्होंने इतराज जताया और उन्होंने थाने में एप्लीकेशन दी। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और पुलिस ने जांच पड़ताल के लिए जहीर अहमद, जिन्होंने नमाज अदा की थी, उनको थाने बुलाया। और ये सब मामला होने के बावजूद जो है पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आ गए हैं। और ये मामला, जब सरकार ने पाबंदी लगाई है सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने के लिए, तो ये नमाज या इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम क्यों हो रहे हैं? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शकील अहमद इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं शिवरात्रि की। आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर भक्तों की सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तो वहीं हरिद्वार से पैदल चलकर पहुंचे कांवड़िए भी दूधेश्वर नाथ मंदिर के बाहर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान एक हेलीकॉप्टर यहां पर खड़े भक्तों के सम्मान में पुष्प वर्षा करता नजर आया, जिसके बाद भक्तों में जोश दोगुना हो गया और लोग भगवान भोले के साथ साथ योगी मोदी के भी नारे लगाने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से हेलीकॉप्टर दूधेश्वर नाथ मंदिर के ऊपर बार बार चक्कर लगाकर लाइन में खड़े कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहा है। वहीं लाइन में खड़े भक्त और कांवड़ियों ने योगी मोदी के भी जमकर नारे लगाए। आगे बढ़ते हैं। कोविड संकट के बाद जब देश न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ रहा है, बदली हुई परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था जब पटरी पर आने लगी है, देश के तमाम अस्पतालों में पहले जैसी स्थिति बनने लगी है। खतरे का सायरन एक बार फिर से बज गया है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तो मंकी पॉक्स का जो खतरा देखने को मिल रहा है, यूपी में संदिग्ध मामले आए हैं, तो दूसरी तरफ सुअरों की मौत से भी दहशत देखी जा रही है। अफ्रीकन फ्लू की यहाँ पर बात सामने आई और कोविड संक्रमण जो कि पहले से ही पैर पसारे हुए हैं, कुछ मामले अभी भी कोविड के सामने आ रहे हैं। तो महामारी का ट्रिपल अटैक इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। कोविड संकट का साया अभी पूरी तरह से हटा भी नहीं है,
महामारी के नए वायरस ने खतरे का सायरन बजा दिया। कोविड संकट के बीच भारत में अब मंकी पॉक्स के 4 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। 3 केस केरल में मिले हैं, जबकि 1 केस दिल्ली में मिला है। डराने वाली बात यह है कि औरैया में भी मंकी पॉक्स का संदिग्ध केस मिला है। ये बात और है कि अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन लक्षण मंकी पॉक्स के जैसे ही हैं। ये महिला जो है जवाहर नगर विधुना की रहने वाली है और मंकी पॉक्स से जो है रिलेटेड उसके जो है साइन सिम्टम देखने को मिले हैं, जिसके आधार पर जिले के द्वारा और जो है हमारी टीम के द्वारा जो है उसकी जांच जो है भेजी गई है और जांच के उपरांत ही पता चल पाएगा ये केस जो है मंकी पॉक्स का है या किसी और का। जिस महिला में मंकी पॉक्स जैसे लक्षण मिले हैं वो औरैया के विधुना क्षेत्र की रहने वाली है। महिला को 1 हफ्ते से बुखार था, शरीर पर छोटे छोटे धब्बे देखे गए हैं। कुछ ऐसे ही लक्षण मंकी पॉक्स के भी हैं। हालांकि महिला के विदेश जाने की कोई हिस्ट्री नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि महिला फिर कैसे मंकी पॉक्स वायरस के संपर्क में आई। दिल्ली में भी ऐसा ही केस सामने आया, जिसके विदेश जाने की कोई हिस्ट्री नहीं है। उसको इंटरनेशनल ट्रेवल का हिस्ट्री नहीं है, पर डोमेस्टिक ट्रेवल का हिस्ट्री है। ही विजिटेड 2-3 प्लेसेस और उसके लिए हमारी जो सर्विलेंस टीम है वो पूरा उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रही है। अब तक 75 देशों में मंकी पॉक्स के केस सामने आए हैं, जिसके बाद WHO ने मंकी पॉक्स को महामारी घोषित कर दिया है। WHO के मुताबिक आने वाले दिनों में संक्रमण तेजी से फैल सकता है। ऐसे में संदिग्ध मामले की तुरंत जांच होनी चाहिए। पुष्टि होने पर तुरंत मरीज को आइसोलेट किया जाना चाहिए। चिंता वाली बात यह है कि मंकी पॉक्स का कोई ठोस इलाज मौजूद नहीं है। चेचक की रोकथाम के लिए इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन 85% कारगर साबित हुई है। मंकी पॉक्स किसी संक्रमित जानवर के खून, पसीना, तरल पदार्थ या उसके घावों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। देखिए, इसको लेके आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, अफवाहों पे ध्यान नहीं दे। ये जो बीमारी है ज़्यादातर केसेस में ठीक हो जाती है और ये जो वायरस है DNA वायरस है और इसमें म्यूटेशन भी कम होते हैं। कोविड में म्यूटेशन बहुत ज़्यादा होता था, इसमें म्यूटेशन बहुत कम होते हैं और इसके लिए अभी मेडिसिन भी उपलब्ध है और कुछ कंट्रीज में इसकी वैक्सीन भी है। पूरे विश्व में मंकी पॉक्स के अब तक 16,000 से ज्यादा केस सामने आए और अब तक 70 लोगों की मौत हुई है। जाहिर है कि मंकी पॉक्स से खतरा कोविड की अपेक्षा से कम है, लेकिन जिस तेजी से मंकी पॉक्स के मामले बढ़ रहे हैं, सतर्क रहने की खासा जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट। कारगिल दिवस पर देहरादून में सीएम धामी पहुंचे और कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि यहां पर अर्पित की। सैन्य अधिकारीगण, सभी वीरांगनाएं, उनके परिजन जिन्होंने भारत मां की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, वीर गति प्राप्त की, भारत मां की आन बान शान को सुरक्षित रखते हुए, भारत माता की जय घोष करते हुए उन्होंने भारत के तिरंगे को झुकने नहीं दिया। ऐसे उनके आए हुए सभी परिजन, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, सबको नमन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय आदर्श गोयल, भाई बलजीत सोनी जी, सुयाल जी, नौटियाल जी, हमारे इस जिले के अभी जिलाधिकारी सोनिका जी, हमारे SSP श्री कुंवर साहब एवं सभी आए हुए हमारे सैनिक संगठन के भाई शमशेर मिनिस्टर जी एवं सभी आए हुए अतिथिगण, NCC के हमारे सभी कैडेट्स, सभी स्कूलों से आए हुए हमारे छात्र एवं छात्राएं, विभिन्न संगठनों से आए हुए सभी अतिथिगण, भातखंडे विद्यालय से आए हुए हमारे सभी छात्राएं जिन्होंने यहाँ पर राष्ट्रभक्ति की अपनी यहाँ पर सुंदर प्रस्तुति हमारे सामने रखी, सभी हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उन भारत के वीर सपूतों को जिन्होंने भारत मां की आन बान शान की रक्षा करी, अपने प्राणों का बलिदान किया, वीर गति प्राप्त की, उनको मैं
दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाकर मैं नमन करता हूँ उन सभी को। और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। कारगिल के उस पूरे क्षेत्र में, वहाँ की घाटियाँ, वहाँ के पहाड़ों में भारत के रणबांकुरों का दुश्मन के खिलाफ किया गया सिंहनाद 1999 से लेकर आज तक उसी वेग से गुजर रहा है। और कारगिल के युद्ध से पहले भी बहुत सारे युद्ध हुए और सारे ही युद्धों में भारत की सेना ने अदम्य वीरता और साहस का परिचय दिया। पराक्रम के मामले में भारत की सेना हमेशा से आगे रही। वीरता का पूरा इतिहास रहा है।